हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपका अपने इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म का नाम है नया एकेडमी। तो हम लोग फिर इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर एक टॉपिक लेके आ गए हैं। वो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से हमने उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन था, इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा डेरिवेशन एक ही बनाया था उस वीडियो में, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो देखा है उनको, हमको नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। अगर डाउट रहता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है भैया वो है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर हमको सबसे पहले ये जान लें टॉर्क होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क भैया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, टॉर्क जो होता है उसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब उस बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से उसे टर्न होने की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया या यहाँ पे पकड़ लिया, जो भी है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा तो इधर की तरफ, तो क्या होगा, देखो ये ऐसे पकड़े हुए हैं, फोर्स लगाएंगे तो ये घूमने लगी, ये इस तरीके से पूरी घूम जाएगी। तो क्या हुआ, फोर्स लगाने से इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ गया, उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। अगर बॉडी पे फोर्स लगने से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट या घूमने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला भी आ जाता है निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। जैसे मान लेते हैं ये जो बॉडी है वो यहां से रोटेट हो रही है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से रोटेट हो रही है और यहां पे फोर्स हम लगा रहे हैं F, ठीक है। तो जो टॉर्क होगा वो कहता है भैया फोर्स ले लीजिए और रोटेशन एक्सिस से ये डिस्टेंस, रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कहलाती है टॉर्क। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, टॉर्क के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भी एक फोर्स लगते हैं। एक कभी फिगर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, जो यहां से रॉड ये घूम रही होगी, इस रॉड पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, मतलब दो इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। अगर ऐसा हो तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आपका एफ फोर्स, ये भी एफ फोर्स, ये आर है, ये भी आर है, कुछ भी कम ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों दोनों बराबर हो, जैसा भी होगा। तो इसके इधर वाले पोर्शन की वजह से टॉर्क निकाल लें, ये हो जाएगा टाउ वन, क्या हो जाएगा एफ इंटू आर, और इधर वाले की वजह से क्या हो जाएगा टाउ टू इक्वल टू एफ इंटू आर, और दोनों लग एक ही बॉडी पर ही हैं, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू, तो इसमें रख देंगे एफ इंटू क्या आ जाएगा टू आर, क्या आ जाएगा एफ इंटू टू आर, देखो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो 2r हुई, ये तो फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगल फोर्स है इस तरीके से तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर कपल ऑफ फोर्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, बस मैंने दोनों केसेस आपके सामने रख दिए। आगे आपको टॉर्क क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलो इसको जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हटा देंगे, अभी इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बना दे रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भैया मतलब होता है कि जितना भी रीजन आपने लिया होगा उस पूरे रीजन में हर एक पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो बराबर होगी, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो भैया आप कह नहीं सकते हो कि उसके किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नॉन यूनिफॉर्म बोली जाती है। तो जितने भी हम लोग डेरिवेशन ज़्यादातर यूज करते हैं डेरिवेशन के लिए, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब जरा हम अगर देख लें तो सपोज कर लें कि पॉजिटिव चार्ज नीचे रखा होगा, निगेटिव चार्ज ऊपर रखा होगा, तभी तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती हुई दिखाई देती हैं और माइनस पे आती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पॉजिटिव यहाँ होगा, निगेटिव यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बीच में क्या कर दिया, एक डायपोल रख दिया। ये मैंने क्या रख दिया, एक डायपोल, माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो डायपोल है तो भाई बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भैया, ये 12, तो बीच की डिस्टेंस होगी। अब जरा फोर्सेस देख लेते हैं। इस चार्ज पे प्लस क्यू पे देखिए, प्लस क्यू नीचे रखा है और इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। कितना फोर्स लगेगा, मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पे एक फोर्स वर्क करता है। कितना हो गया भैया, F इजिकल टू क्यू ई। F इजिकल टू क्यू ई, ये हमेशा याद रखिएगा। इधर बात कर लेते हैं, प्लस इधर रखा है तो ये क्या होगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इस पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा उतना ही, F इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। अब देखो ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रोटेट होने की प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, तो यहां लग जाएगा टॉर्क। अब देखो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, मतलब ये वाला केस बन गया, ठीक है। अब ये जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मेरा डायपोल है ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया था। ये थीटा है तो भैया ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है भाई। दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे नेट फोर्स इस टॉर्क इस डायपोल पे कितना लग रहा होगा, तो देखिए ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्यू माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये माइनस यहाँ लगेगा तो इसको माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब डायपोल पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ये कब है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेट फोर्स कितना होता है डायपोल पे, 0। अब हमको निकालना है टॉर्क। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डायपोल की फील्ड ही 0 हो गई हो ना। यहां पर अब हमको क्या निकालना है, यहां पे हमको निकालना है अब टॉर्क निकालना है भैया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला केस है तो हमको फोर्स तो पता है कितना, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अब यहां पे परपेंडिकुलर ये थोड़ी ना हुई, परपेंडिकुलर ये नहीं हुई है, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये थीटा है, ये हमको हाइपोटेन्यूस पता है, ये तो 90 डिग्री हो गया ना एंगल, तो ये हमको परपेंडिकुलर पता करना है। अगर यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगा दें, क्या होगा भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम x नाम दे देते हैं, ये इसको हम x दे दें तो क्या हो जाएगा, x अपान 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 12 साइन थीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो x है, फिगर से सीधे से दिख रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2l साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम E इंटू क्यू 2l साइन थीटा, बस हमने इनको इधर उधर कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है, डायपोल मोमेंट
P लिखा हुआ है तो इसको हम भैया ऐसे ले सकते हैं, E ये हो जाएगा P साइन थीटा, ये हो जाएगा टाउ। तो यानी कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये आ जाता है टॉर्क ऑन डाइपोल, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। ठीक है, इसको सही से बना दें, टाउ, अरे सही से बनाए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। चाहे इसका आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हमारा ये वाला काम आसान, इसी से काम हमारा चलता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर अग सबसे पहले तो ये बता दें, यहां पर अब केसेस जनरेट होते हैं। केसेस से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं नोट करके। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होता है और फोर्स कितना होता है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये टॉर्क और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना रहता है। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब बताना है, और जब नॉन यूनिफॉर्म है तब बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0, लेकिन टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म में होंगे तब दोनों नॉन जीरो होंगे, तब कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है ये। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो टाउ नॉट इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 0, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस डाइपोल पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, 2 केसेस है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा यहां पर, अगर मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की सीध में रख दूं, अभी ये कैसे रखा था, ऐसे रखा था, इसको मैं भी ऐसे रख दूं, बिल्कुल ऐसे रख दूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल को रख दूं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यदि कि पहला केस है थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें वैल्यू रखो जरा, साइन 0 की वैल्यू 0, देन टाउ भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ये केस भैया कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये केस कौन सा कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये आपको ध्यान देना है, पूछ लेता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब होता है कि जब डाइपोल आपका इस केस में होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर थीटा 180 डिग्री आ जाए, मतलब अब देखो जरा, कैप मेरा ऊपर है, देखो जरा ऐसे, अगर मैं इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे कर दूं, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, अब एंगल कितना बन गया, 180। ऐसी कंडीशन में डाइपोल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये कंडीशन, तो इस केस में भी टाउ कितना आ जाएगा, 0। तो ये कंडीशन कहलाती है भैया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाले दोनों केस इंपॉर्टेंट है। और तीसरा केस भैया, एक 0 मतलब अब मैं सॉरी 90, मतलब डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो जब यहाँ पे थीटा 90 पुट करेंगे तो साइन 90 वैल्यू 1, तो इसका मतलब टाउ कितना आ गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई, ये हो गया
मैक्सिमम टॉर्क। क्या हो गया ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। यहां लिख देंगे मैक्सिमम टॉर्क, या इसी का दूसरा नाम है जीरो पोटेंशियल कंडीशन। जीरो पोटेंशियल कंडीशन, ठीक है, जीरो पोटेंशियल कंडीशन। तो ध्यान देना यहां पर, यहां पर 3 केसेस लिख दिए, 3 केसेस लिख दिए। जरा लास्ट वाला यहां लिख दें, हो सकता है नीचे ना दिखाई देता हो। ये जो थर्ड केस है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो टाउ इज इक्वल टू पीई, ये उसको मैक्सिमम भी लिख सकते हो। यह है आपका मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, या इसी को बोलते हैं जीरो पोटेंशियल कंडीशन। ठीक है, ये भैया तीनों केस पूछ लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180, और कहेगा जीरो पोटेंशियल कंडीशन मतलब मैक्सिमम टॉर्क, तो वो कहलाता है थीटा इज इक्वल टू 90। मतलब इस कंडीशन में ये टॉर्क रेडी है चलने के लिए, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर और हमेशा रेडी है चलने के लिए। जैसे जैसे हल्का सा पुश करोगे तुरंत रोटेट। ठीक है, तो यहां पर भैया ये हो गया मेरा टॉर्क। छोटा सा टॉपिक था, तो इसमें छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर दें ऐसे, एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है। तीनों केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल वाला तो मेरा फोर्स एनर्जी फिनिश होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों की जो अगली हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी भैया? पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भैया, अब आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड। ठीक है, तो यहां पर भैया ये हेडिंग है आपकी, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्लेस ऑफ माइंड को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यहीं रखिएगा। देखो फिर से फिगर बनाते हैं। अब आपके पास उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहां पर एक डाइपोल रख दिया, बहुत दूर गैपिंग ज्यादा हो गई तो गैपिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं यहां पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने यहां पे क्या रख दिया? डाइपोल रख दिया। ये इस डाइपोल पे एक फोर्स इधर लग रहा है, ये माइनस क्यू है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये 2L है बीच में। ठीक है, और ये अभी एंगल कितना है? थीटा है। अब देखो जरा, हमको यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि जितना भी हम एनर्जी निकालते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क निकालते हैं। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है टॉर्क। तो टॉर्क कितना लग रहा है ये हमको पता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है भैया, फोर्स पता हो गया। अब सपोज करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में ये जो डाइपोल जब रखा है यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो इन स्टार्टिंग लिख देते हैं, इन स्टार्टिंग जो एंगल, जिस एंगल पे वो रखा हुआ है, जो इनिशियल है वो इन स्टार्टिंग वो θ1 एंगल पे रखा हुआ है। मान लो जो ये अभी एंगल बना है यहाँ पर ये θ1 है। कुछ समय के बाद माने इस पे मैंने टॉर्क लगाया, ये क्या हुआ? रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद भाई एंगल तो चेंज हो जाएगा। रोटेट होने के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, तो जो एंगल हो गया वो क्या हो जाएगा? θ1 θ2 कितना है अभी हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है शुरुआत में ये θ1 एंगल पे था, और घूमने के बाद कितना घूम के पता नहीं, घूमने के बाद जो नया एंगल बना वो कितना है? θ2 है।
अब हमको निकालना क्या है, θ2 से θ1, नहीं सॉरी, θ1 से θ2 तक उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ा ये निकालना है। ठीक है, θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना काम करना पड़ा। जैसे मान लो ये भी ऐसे है θ1 पे और उसको घुमा के यहाँ θ2 कर दिया, तो θ1 से θ2 मतलब यहां से यहां तक उसको लाने में हमको कितना काम करना पड़ा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो θ1 कितना है, θ2 कितना है, नो आइडिया। अगर हम छोटा सा एंगल, अगर हम ये मान लें कि छोटे से एंगल जिसको हमने डी थीटा नाम दे दिया, डी थीटा अगर रोटेट कराने में अगर हम वर्क पता कर लें तो इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो छोटे से एंगल को कवर करने में भाई यहां से और यहां तक आने में, मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में कितना वर्क करना पड़े ये हमको निकालना है। तो अगर हम छोटी सी डिस्टेंस तक निकाल लें, इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा। वही हमको यही फिनोमेना अपनाना है। देखो तो अब यहां पर जब छोटा सा एंगल हम ले रहे हैं कवर होने में, तो यहां पर छोटा सा वर्क होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क पहले लिख देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, छोटा सा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क हो गया, या इसको क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो फोर्स या टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमको डी थीटा, एंगुलर वैसे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है θ1 से θ2, हमको तो पता ही नहीं है, तो मैंने छोटा सा एक मान लिया। अब देखो जरा वैल्यू पुट कर दो, टाउ कितना है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया डी डब्ल्यू। मतलब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इतना। तो इतना फाइनल तो मेरा तो यही निकालना है ना, θ1 से θ2 में कवर कितना एंगल हमको कवर वर्क करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे, हेंस नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, θ1 से θ2, ये हो जाएगा आपका dW। बस इसी का इंटीग्रेट कर देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे से अमाउंट में, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर होने में कितना वर्क करना पड़ा मैंने निकाल लिया। अब कहां से कहां तक जाना था ये तो हमको पता था, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन θ1 से θ2 ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट हो गई, बाहर निकाल दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये आपको भैया जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहां क्या करना है, कुछ नहीं, लिमिट पुट कर देना है, बस आंसर आ गया। तो यह जाएगा W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और भैया ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर क्या आया कि जो वर्क डन है θ1 से θ2 तो घुमाने में उस डाइपोल को कितना करना पड़ रहा है, माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और यही वर्क डन उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको भैया हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये भैया मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बस सिंबल चेंज कर दिया, W की जगह क्या लगा दिया, U जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बस θ1 और θ2 को लेकर के। क्वेश्चन यहां पर कैसे पूछेंगे,
क्वेश्चन कभी भी आपको डायरेक्ट θ1 θ2 नहीं देगा, कभी ये कह देगा कि डायपोल है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल में जा रहा है। डायपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा है, तो बताओ कितना वर्क हुआ। तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम θ 0 पे होता है और अनस्टेबल होता है θ 180 पे, यानी कि 0 से 180 डिग्री वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया इनिशियल एंगल, 180 हो गया फाइनल एंगल, तो θ1 θ2 पता हो गया, बाकी सब तो पता ही है। तो हमको θ1 θ2 पता करना पड़ता है। ठीक है, देखो कभी कभी आपको ऐसा केसेस भी मिलेगा कि क्वेश्चन कहेगा कि डायपोल को 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा, मतलब सिर्फ एक एंगल दिया होगा। ऐसी केसेस में जब सिर्फ आपको एक एंगल गिवन हो, तो हम उसका जो इनिशियल एंगल है वो हम मान लेते हैं स्पेशल केस। ये नोट करके लिख दो भैया यहाँ पर कि जब हमको एक एंगल गिवन हो क्वेश्चन में, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस यहां लिख देंगे, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस अगर मान लो हमको सिर्फ एक पता हो θ2 θ, तो हम θ1 जो है वो मान लेते हैं 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, जब ये कंडीशन हम यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, u माइनस PE cos θ। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले से माने चलेंगे θ1 कितना होगा, 90 होगा, जब ओनली वन न्यूमेरिकल वो एंगल गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पर भैया दो फॉर्मूले आ गए। हम कभी कभी न्यूमेरिकल इस पर भी आ जाता है, कभी कभी इस पर भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा न्यूमेरिकल वैसा मेरा फार्मूला। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आई थिंक ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार दिक्कत आती है दोबारा इसको रिपीट कर लीजिए, लेकिन दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक वो डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आज इस छोटी सी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो अगला जो छोटा सा टॉपिक है भैया वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या भैया, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक। देखो हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बहुत आसान है। क्या चीज, देखो जैसे मान लेते हैं ये लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, जब तक हम इनको किसी भी एक रीजन से बाउंड नहीं करते हैं, जब तक हम इनको किसी रीजन से बाउंड नहीं करते हैं, तब तक हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया ये जो लाइंस हैं पर्टिकुलर इस एरिया से पास हो रही हैं, पर्टिकुलर इस एरिया से पास हो रही है जो होने वाली लाइंस होंगी, तो उसको हमने क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जब तक मैंने कोई रीजन बाउंड नहीं किया तब तक उन लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे थे। लेकिन जहां मैंने कह दिया कि ये जो लाइंस हैं सिर्फ इतने रीजन से, जितनी लाइंस पास होंगी सिर्फ इतने रीजन से, इसको मैं ऐसे बना दूं, इतनी रीजन से सिर्फ जितनी लाइंस पास होंगी वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। नाम बदल गया। ठीक है, जब वो बाउंडेड रीजन की हम बात कर लेते हैं तो वो वहां पर नाम बदल जाता है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फाई। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा इसका फिगर हम इस तरीके से बना लें, जहां बनाए थोड़ा सा, ये मैंने एक सरफेस बना दी, इस सरफेस, ये मैंने एक सरफेस बना दी, इसका जो एरिया है वो मान लेते हैं ds है, या इसका जो एरिया है वो s मान लेते हैं। ठीक है, जो भी मानना है आपको।
ds मान सकते हो, s मान सकते हो, जैसा आपकी मर्जी है। जो s है वो एरिया, ठीक है। अब इस जो मैंने प्लेट ली है रेक्टेंगुलर, इस पे नॉर्मल खींच दीजिए। ये मैंने खींच दिया एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल खींच दिया। अब देखो जरा, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही थी, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही थी। इलेक्ट्रिक लाइंस इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है वो क्या एंगल है? थीटा। इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है वो है क्या है आपका? थीटा। तो यहां पर ये तो हो गया E। अब देखो जरा, अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? E S cos थीटा, E S cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो जितनी भी लाइंस पास हो रही हैं इनके अंदर से, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्लोज सरफेस का एरिया S, और थीटा क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल से जितना एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो भैया ये जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, बहुत आसान है। देखो E की फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू ई। तो E इजिकल टू F अपान क्यू, तो ये हो जाएगा न्यूटन अपान कूलम। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन अपान कूलम्ब। एस एरिया होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भैया हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब। ये उसकी भैया यूनिट हो गई, ठीक। अब देखो जरा केसेस में कैसे जनरेट करते हैं। केसेस, पहला केस, अगर यहाँ पे थीटा है, यानी कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, मतलब अब देखो ऐसे समझाते हैं। ये मेरी जो हथेली है वो है ये सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस। इस पे मैंने ये जो ब्लू मार्कर है वो मैंने ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर पे, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर सबसे पहला मैं केस थीटा इज इक्वल टू 0 लेने वाला हूं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उसी डायरेक्शन में नॉर्मल हो जाए। मतलब इस अगर ऐसे करते हैं अच्छे समझ में आएगा। देखो ये हमारी 4 जो उंगली हैं वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया और ये 4 उंगली ऐसे जा रही हैं। जिस डायरेक्शन में 4 उंगली जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में 4 उंगली जा रही हैं उसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी है, तो एंगल कितना बन गया? 0। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ES। ये आपका एक वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग मैक्सिमम भी बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम कंडीशन भी ये आपकी बोल देते हैं। क्योंकि देखो इस तरीके से है, 4 उंगली है हमारी लाइंस की, जो ऐसे करोगे तो 4 की चारों इससे पास हो जाएंगी। तो यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स इस कंडीशन में पास होता है। दूसरा केस अगर हम देखें, थीटा इज इक्वल टू 90 वाला केस लगाते हैं। अब देखो जरा, ये ऐसे था, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब ये लाइंस तो ऐसे आ रही हैं, मैंने इसको हाथ को ऐसे कर दिया। अब देखो ये चारों जो उंगली है इनके और इस पेन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है। कैसा बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे 90 करोगे, आप देख रहे हो कि जहाँ 4 लाइनें पास हो रही थी वहां सिर्फ एक उंगली से पास हो रही मुश्किल से। तो अब क्या होगा यहाँ पर? cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ये हो गया 0। क्लियर? अब देखो इसको मिनिमम नहीं कहेंगे, कभी कभी इसको भी मिनिमम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली मिनिमम होता क्या है कि जैसे देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें और ऐसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही थी, मैंने इसको घुमा दिया ऐसे। अब डायरेक्शन है नॉर्मल की इधर और हम उंगली जा रही है इधर, कितना बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर थर्ड केस की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि cos की वैल्यू मिनिमम कब होती है? -1 पे होती है। तो यहाँ पर जो फाई आएगा भैया वो माइनस में ES आएगा। तो इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू
-1 होती है, मिनिमम होती है 180 पे और मैक्सिमम होती है 0। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो 2-3 चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे थीटा है क्या है। थीटा है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल के बीच का एंगल। नॉर्मल क्या है, उस सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल ई एस कॉस थीटा। एस क्या था, जो भी हमने यहाँ पर एरिया शेप का लिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस लिया है, तो उसका एरिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको केसेस ध्यान रखने हैं कि 3 केस, थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 तो 0 वाला केस, और थीटा इज इक्वल टू 180 तो मिनिमम वाला केस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम। जी हाँ, आप लोग भी को भी पता है कि गॉस थ्योरम से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जितने भी हम लोग धीरे धीरे करके वीडियो आपके पास तक ला रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे देखते रहिए, अपने टॉपिक क्लियर करते रहिए, अपने डाउट क्लियर करते रहिए। कहीं से भी छोटा सा भी डाउट मिलना नहीं चाहिए। अगर रहता है तो तुरंत आप पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये भैया मैंने इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि मैं छोटी सी कोशिश है मेरी कि मैं डाउट नहीं, फिजिक्स में जितना मुझको पता है मैं उसके बेसिस पर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और मुझको उम्मीद है कि मैं आपका डाउट क्लियर भी कर दूँगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।